हेलो दोस्तों, मैं नकुल कुमार सिंह आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल स्टेशन मास्टर नकुल सिंह पर स्वागत करता हूं। आज का पहला क्वेश्चन है, लूनी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो बात करते हैं लूनी नदी का। तो लूनी नदी अजमेर के पास अरावली पर्वत से निकलती है। पहला बात क्या याद रखना कि लूनी नदी जो है अजमेर के पास अरावली पर्वत से निकलती है। यह भारत का एकमात्र अंतर्वाही नदी है। अंतर्वाही नदी है और यह कच्छ के रण में भूमिगत या लुप्त हो जाती है। इसकी सहायक नदी की बात करें, सकरी और जवाई है। अब ऑप्शन को पढ़ते हैं। यह बहकर खंभात की खाड़ी में जा मिलती है, गलत है। यह बहकर कच्छ की खाड़ी में जा मिलती है, ये भी गलत है। यह पाकिस्तान से बहते हुए सिंधु के सहायक नदियों में विलीन हो जाती है, ये भी गलत है। चौथा ऑप्शन है, यह कच्छ के रण में दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है। हाँ, कच्छ के रण में क्या होती है, यह क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है। यानी लूनी नदी में 4 बात याद रखना है। पहला बात याद रखना है कि लूनी नदी अजमेर के अरावली पर्वत से निकलती है। यह भारत का एकमात्र अंतर्वाही नदी है। यह कच्छ के रण में भूमिगत या लुप्त हो जाती है। इसके सहायक नदी सकरी और जवाई हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन है। तो पृथ्वी के निकटतम ग्रह की बात करेंगे तो शुक्र है। पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन है, शुक्र है। कहेंगे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन है, तो शुक्र है। सबसे गर्म ग्रह कौन है, शुक्र है। सांझ का तारा, भोर के तारा, पृथ्वी के भगनी, सब शुक्र को कहा जाता है। शुक्र सूर्य का परिक्रमा क्लॉकवाइज करता है और शुक्र के साथ साथ अरुण भी क्लॉकवाइज सूर्य का परिक्रमा करता है। ऑप्शन है बुध। बुध के बारे में कुछ जानते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कहेगा तो कौन है, बुध है। सबसे जल्दी सूर्य का परिक्रमा करता है, यानी कहने के मतलब कि सबसे जल्दी सूर्य का परिक्रमा कौन करता है, तो वो बुध करता है। वो केवल 88 डेज यानी 88 दिन में पूरा कर लेता है। सौरमंडल का सबसे छोटा तथा सबसे हल्का ग्रह कहेगा कौन है, तो बुध है। सबसे छोटा तथा सबसे हल्का ग्रह कहेगा तो कौन है, बुध है। और बुध का एक विशिष्ट गुण यह है कि वहाँ चुंबकीय क्षेत्र का होना। याद रखेंगे, बुध पर चुंबकीय क्षेत्र का होना एक उसका क्या है, विशिष्ट गुण है। बृहस्पति की बात करते हैं तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कहेगा तो कौन है, बृहस्पति। सबसे छोटा बुध हो गया, सबसे बड़ा ग्रह है। और बृहस्पति का एक उपग्रह है जिसका नाम है ज्ञानमीड। ज्ञानमीड जो पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। बृहस्पति ग्रह को पीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। अगला है मंगल। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है और लाल होने के कारण क्या है, आयरन ऑक्साइड। माने मंगल ग्रह लाल दिखता है इसलिए उसे लाल ग्रह कहते हैं, और लाल दिखने के कारण क्या है, वहाँ आयरन ऑक्साइड है। इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। डिमोस जो है सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। डिमोस क्या है, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। विषुवत रेखा पर इनमें से किस देश से होकर नहीं गुजरती, यानी विषुवत रेखा पर ऑप्शन में कौन ऐसा देश है जो नहीं है। तो केन्या विषुवत रेखा पर है, मालदीव है, सोमालिया है, लेकिन बोत्सवाना नहीं है। तो आंसर क्या होगा, बोत्सवाना। बोत्सवाना मकर रेखा पर स्थित है। बोत्सवाना क्या है, मकर रेखा पर स्थित है। विषुवत रेखा पर कौन कौन देश हैं, तो याद रखेंगे, केन्या है, ब्राज़ील है, इंडोनेशिया है, गैबोन है, सोमालिया है, युगांडा है, इक्वाडोर है, कोलंबिया है, कांगो गणराज्य है, किरिबाती है, मालदीव है। यानी फिर एक बार, यानी केन्या, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, गैबोन, सोमालिया, युगांडा, कांगो गणराज्य, कोलंबिया, इक्वाडोर, किरिबाती, मालदीव। बोत्सवाना किस पर है, मकर रेखा पर है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोत्सवाना। निम्नलिखित में से कौन औषधि चट्टान नहीं है। औषधि चट्टान नहीं है तो बलुआ पत्थर औषधि चट्टान है, नमक के चट्टान औषधि चट्टान है, कांग्लोमरेट औषधि चट्टान है। लेकिन डायोराइट की बात करें तो डायोराइट अग्नेय चट्टान है। कौन है, अग्नेय चट्टान। अग्नेय चट्टान के कुछ ऑप्शन, कुछ एग्जाम्पल की बात करेंगे तो ग्रेनाइट, ग्रेबो, बेसाल्ट, पेग्माटाइट, डायोराइट। ग्रेनाइट, ग्रेब्रो, बेसाल्ट, पेग्माटाइट, डायोराइट। वही औषधि चट्टान जिसे हम लोग परतदार चट्टान कहते हैं,
उसके एग्जाम्पल में बलुआ पत्थर, नमक का चट्टान, कांग्लोमेरेट, चूना पत्थर, सेल, संपिंड, लिग्नाइट। लिग्नाइट यानी बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, सेल, कांग्लोमरेट, नमक का चट्टान, स्पिंड, लिग्नाइट, इस सब के सब क्या है? अवसादी चट्टान है। लेकिन कायांतरिक चट्टान की बात करेंगे, उसमें आता है सिलेट, आता है क्वार्टजाइट, आता है संगमरमर, आता है सिस्ट, आता है और एंथ्रोसाइट कोयला आता है। एंथ्रोसाइट कोयला आता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की समुद्री सीमा के संबंध में संबंधित देश कितना है? यानी समुद्री सीमा से सटे हुए देश कितने हैं भारत से? तो कुल कितने हैं? 7 हैं। उनमें कौन हो जाएगा? पहला पाकिस्तान हो जाएगा, दूसरा मालदीव हो जाएगा, तीसरा श्रीलंका हो जाएगा, चौथा इंडोनेशिया होगा, थाईलैंड होगा, म्यांमार होगा, बांग्लादेश होगा। यानी पहला पाक, मालदीव, श्रीलंका, इंडोनेशिया, थाईलैंड, म्यांमार, बांग्लादेश। जबकि कह दे कि स्थलीय और जलीय सीमा से दोनों से मिलने वाले कुल कितने देश हैं? तो 3 देश हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार। बांग्लादेश, बर्मा और पाकिस्तान। अगर क्वेश्चन कह दे कि भारत में स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितने हैं? तो 15,200 किलोमीटर। भारत में स्थलीय सीमा की लंबाई कुल कितनी है? 15,200 किलोमीटर। लेकिन तटीय सीमा की लंबाई कह दे तो 75 से 16.6 किलोमीटर। लेकिन परंतु मुख्य भूमि के तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 6100 किलोमीटर। मुख्य भूमि के तटीय सीमा कहेगा तो 6100 किलोमीटर, और तटीय सीमा की लंबाई केवल कहेगा तो 75 से 16.6 किलोमीटर, और स्थलीय सीमा की लंबाई कहेगा तो 15,200 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध में पवन बाई और विचलन का कारण क्या है? तो वो है पृथ्वी का घूर्णन। इसका आंसर हो जाएगा बी। भारत के सबसे बड़े मीठे पानी के झील कौन है? तो भारत का सबसे बड़े मीठे पानी का झील कहेगा तो बुलर झील है। कौन है? बुलर झील है। लेकिन विश्व का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कहेगा तो कौन हो जाएगा? सुपीरियर झील हो जाएगा। तो भारत के सबसे बड़े मीठे पानी का झील बुलर झील है। इस बुलर झील तुलबुल परियोजना इसी में स्थित है। अगर कह दें कि सबसे बड़ी तटीय झील कौन है? तो चिल्का झील है। भारत का सबसे बड़ा खारे पानी के झील कहेगा तो चिल्का झील। लेकिन सबसे अधिक खारे पानी के झील कहेगा तो सांभर झील, जो कहाँ है? राजस्थान में। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन है? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर, रिहंद नदी पर। किस नदी पर? रिहंद नदी। डल झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। सांभर झील सबसे अधिक क्या है? लवणीय, सबसे अधिक खारे पानी का झील है। बेरीनाग झील भी जम्मू कश्मीर में है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के प्रारंभ में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक उससे संबंधित था? तो आचार्य विनोबा भावे ने 1951 में तेलंगाना के पोचमपल्ली से भूदान आंदोलन की शुरुआत किया था। तो याद रखेंगे, पोचमपल्ली कहाँ है? तेलंगाना में है। 1951 में विनोबा भावे ने तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव से भूदान आंदोलन की क्या किया? शुरुआत किया। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में 15वीं पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ किया गया? तो 15वीं पुरुष हॉकी विश्व कप भारत में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो भुवनेश्वर में हुआ था। इसका आयोजन ओडिशा के भुवनेश्वर में हुआ। जीता जर्मनी, उपविजेता बेल्जियम रहा। उपविजेता कौन रहा? बेल्जियम रहा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कारण या उपाय मृदा सुधारने के उपयुक्त नहीं है? यानी कहने का मतलब मृदा को सुधारने के लिए इनमें से कौन सा उपाय नहीं है? तो फसल का चक्र होता है, बहुफसलीय किया जाता है, मिश्रित कृषि की जाती है, लेकिन झूम कृषि नहीं की जाती है। झूम कृषि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में, पहाड़ी क्षेत्रों में किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहेंगे तो मुंबई है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? मुंबई है। लेकिन अगर क्वेश्चन कह दे कि भारत का प्राचीनतम बंदरगाह कौन है? तो चेन्नई है। भारत का प्राचीनतम कह दे तो कौन हो जाएगा?
चेन्नई है, और चेन्नई एक कृत्रिम बंदरगाह है। चेन्नई क्या है? एक कृत्रिम बंदरगाह है। लेकिन भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कहेगा तो विशाखापट्टनम, जो डॉल्फिन नोच से सुरक्षित है। जो डॉल्फिन नोच से क्या होता है? सुरक्षित है। कंडला क्या है? एक ज्वारीय बंदरगाह है। भारत में कुल कितने बड़े बंदरगाह हैं? तो 13 हैं, जिस पर अधिकार किसका होता है? केंद्र सरकार का होता है। अगला क्वेश्चन, विक्टोरिया झील निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देशों से अपनी सीमा साझा नहीं करता? यानी विक्टोरिया झील कुल 3 देशों से अपना सीमा साझा करता है, जिसमें से एक तंजानिया है, केन्या है, युगांडा है। रवांडा से अपना सीमा साझा नहीं करता है। विक्टोरिया झील अफ्रीका का सबसे बड़ा झील है। यह एक मीठे पानी की झील है और यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है। पहला सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कहेगा तो सुपीरियर झील, जो अमेरिका में है। और विक्टोरिया झील से ही नील नदी निकलती है। कौन निकलती है? नील नदी निकलती है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, बिहार के किस जिला को वर्मी कंपोस्ट का जनक माना जाता है? तो वो है बेगूसराय। कौन है? बेगूसराय। बिहार के बेगूसराय को वर्मी कंपोस्ट का जनक माना जाता है, जिला को। निम्नलिखित में से कौन सा बाघ अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में है? तो पखुई बाघ अभयारण्य कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में। पखुई के साथ साथ एक याद रखेंगे पक्के, पखुई और पक्के बाघ अभयारण्य कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। ओरंग की बात करेंगे तो ओरंग है असम में। डम्फा की बात करेंगे तो मिजोरम में। इंद्रावती की बात करेंगे तो इंद्रावती कहाँ है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। अगला है, जैन धर्म के बारे में असत्य कथन को पहचाने। तो जैन धर्म ईश्वर के मान्यता नहीं है। सही बात है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों के दोनों ईश्वर को नहीं मानते थे, ईश्वर को नहीं मानते थे, यानी उनकी एक समानता थी। दूसरा चीज, जैन धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं थी। जैन धर्म आत्मा को मानता था, लेकिन बौद्ध धर्म आत्मा को नहीं मानता था। यानी जैन धर्म में आत्मा की मान्यता थी, लेकिन बौद्ध धर्म में मान्यता नहीं थी। यानी कहने के मतलब यही गलत हो गया। अगला चीज, महावीर पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते थे। बात सही है। यानी पुनर्जन्म में महावीर भी विश्वास किए और बुद्ध भी विश्वास किए। यानी याद रखेंगे, ईश्वर को बौद्ध और जैन दोनों नहीं मानते थे। पुनर्जन्म में दोनों विश्वास रखते थे। पुनर्जन्म में दोनों के दोनों विश्वास रखते थे। लेकिन जैन धर्म आत्मा की मान्यता थी, लेकिन बौद्ध धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगरीय नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? वो सिंधु घाटी सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता अपनी नगर नियोजन के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वंश का शासन सबसे दीर्घकालीन था? यानी सबसे अधिक तक शासन इनमें से कौन किए थे? हैं? तो तुगलक वंश किया था। यानी इसका कोड होता है तुगलो सखी। यानी सबसे अधिक कहेगा कौन किया था? तो तुगलक वंश। दूसरे स्थान पर कौन किया था? गुलाम वंश। तीसरे स्थान पर कौन किया था? लोदी वंश। चौथा स्थान पर सैयद वंश। और सबसे कम समय तक कौन किया था? तो खिलजी वंश किया था। तुगलक वंश सबसे ज़्यादा दिन तक 1320 से 1414। गुलाम वंश 1206 से 1290। लोदी वंश 1251 से 1226। खिलजी वंश 1290 से 1520। खिलजी वंश 1290 से 1320। अगला क्वेश्चन, अब्दुल रजाक विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किसके शासनकाल में आया था? तो अब्दुल रजाक कृष्णदेवराय द्वितीय के दरबार में आया था। लेकिन देवराय प्रथम के दरबार में कौन आया था? तो निकोली कॉन्टी आया था। देवराय प्रथम के दरबार में कहेगा कौन आया था? तो निकोली कंटी आया था। वही कृष्णदेवराय के दरबार में दो आए थे, डोमिस पायस बारबोसा, दोनों को दोनों कृष्णदेवराय के दरबार में आए थे। लेकिन नूनिस किसके दरबार में आया था? अच्युत राय। यानी याद रखना है, अब्दुल रजाक किसके दरबार में? देवराय द्वितीय। निकोली कौंटी देवराय प्रथम। नूनिस अच्युत राय। डोमिस पायस और बारबोसा कृष्णदेव राय। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक दो व्यक्तियों ने किया था। उस समय दिल्ली में शासन किसका था? तो मोहम्मद बिन तुगलक का था। अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय ने रॉबर्ट क्लाइव के संग इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर कब किया था? तो
1765। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। उसके बाद 1765 में 12 अगस्त 1765 में इलाहाबाद के फर्स्ट संधि हुआ, यानी प्रथम संधि हुआ किसके किसके बीच में? रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच, जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को 26 लाख के बदले बंगाल, उड़ीसा, बंगाल में दीवानी प्राप्त करने का अधिकार हो गया। यानी याद रखेंगे, इलाहाबाद का प्रथम संधि कब हुआ था? तो 12 अगस्त 1765। किसके किसके बीच? रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच, जिसके तहत बंगाल, उड़ीसा, बिहार में दीवानी प्राप्त करने का अधिकार हो गया था। दूसरा, इलाहाबाद का द्वितीय संधि की बात करेंगे तो 16 अगस्त 1765 में रॉबर्ट क्लाइव और शुजाउद्दौला के, अवध के नवाब शुजाउद्दौला के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन है, शेर शाह ने अपना अंतिम सैन्य अभियान किस राज्य के खिलाफ किया था? तो शेर शाह ने अपना अंतिम अभियान कालिंजर के विरुद्ध किया था। कब? 1545 ईस्वी में। 1545 ईस्वी में उसमें कलिंजर का राजा कीरत सिंह थे। कौन थे? कीरत सिंह। वही 1539 में चौसा के युद्ध में शेर शाह ने किसको हराया था? हुमायूं को हराया था, और उसी समय शेर शाह की उपाधि धारण किया था। वही 1540 में बिलग्राम के युद्ध या कनौज के युद्ध में हुमायूं को बुरी तरह से हराया और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? माने गलत की बात करें। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। गलत है। वारेन हेस्टी बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। लेकिन बंगाल का प्रथम गवर्नर केवल कहेगा तो रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का अंतिम गवर्नर कहेगा तो रॉबर्ट क्लाइव, लेकिन बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कहेगा तो रॉबर्ट क्लाइव होगा, न कि रॉबर्ट क्लाइव क्या था? बंगाल का प्रथम गवर्नर था। लेकिन बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कहेगा तो वारेन हेस्टिंग था। अगला, विलियम बेंटिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। ठीक है, विलियम बेंटिंग जो था भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, लेकिन बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल भी कहेगा तो कौन होगा? विलियम बेंटिंग होगा। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। यानी अस्सी राजा गोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे, ये भी सही है। लेकिन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल केवल कहेगा तो माउंटबेटन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? माउंटबेटन। लेकिन भारतीय लगा देगा तो सी राज गोपालाचारी हो जाएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? गलत कौन है? तो ए है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के अधिकारित्व वार्ताकार थे? तो जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। याद रखेंगे, क्रिप्स मिशन भारत में मार्च 1942 में आया था, जिसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने क्या किया? अस्वीकार किया। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस का आधिकारिक वार्ता जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद थे, और गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा था। याद रखेंगे, गांधी जी ने इसे क्या कहा था? पोस्ट डेटेड चेक कहा था। अगला क्वेश्चन, कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी? यानी पहले की बात कर रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के पहले कौन सी घटना घटी थी? तो उस समय भारत में उसके तुरंत पहले रॉलेट एक्ट आया था। यानी रॉलेट एक्ट 1919 में भारत आया था। याद रखेंगे, रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में भारत आया था, और रॉलेट एक्ट के खिलाफ 6 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी ने देशव्यापी हड़ताल किया था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करेंगे तो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? सफलतापूर्वक तो रास बिहारी बोस को। लेकिन दिमाग की उपज कहेगा तो कैप्टन मोहन सिंह, क्योंकि सर्वप्रथम स्थापना किए आज़ाद हिंद फौज का, लेकिन वो असफल रहा। लेकिन सफल कहेगा तो रास बिहारी बोस हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? रास बिहारी बोस। दिमाग की उपज कहेगा तो कैप्टन मोहन सिंह। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? तो भक्ति आंदोलन के प्रस्तावक त्यागराज थे, तुकाराम थे,
वल्लभाचार्य थे, लेकिन नागार्जुन यह बौद्ध भिक्षुक थे। क्या थे? बौद्ध भिक्षुक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नागार्जुन। भारतीय रिजर्व बैंक के बैंक दर कम करने के फलस्वरूप क्या होगा? यानी भारतीय रिजर्व बैंक जब बैंक दर को कम कर देगा तो बाजार में पैसा की तरलता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगा, यानी बाजार की तरलता बढ़ जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत जिसे एफआरपी को निम्नलिखित में से कौन सा अनुमोदित करता है? यानी अनुमोदित कौन करता है? तो आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल समिति करता है। कौन करता है? आर्थिक मामले के मंत्रिमंडल समिति करता है। अगला क्वेश्चन है, बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो वह राजस्थान। कौन है? राजस्थान। यानी बाजरा का सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है? राजस्थान करता है। अगला क्वेश्चन, क्रिस्टलीकरण निम्न में से किसका उदाहरण है? तो क्रिस्टलीकरण भौतिक उदाहरण है। कौन सा उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन है। तो याद रखेंगे, क्रिस्टलीकरण निम्न में से किसका उदाहरण है? तो भौतिक परिवर्तन है। जल विद्युत का उत्पादन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जल विद्युत का उत्पादन गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा और ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत दोनों पर कार्य करता है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? ए और बी, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि नहीं है? यानी भौतिक राशि वो होती है जो किसी पर डिपेंड ना हो। जैसे लंबाई की मात्रा क्या होता है? मीटर होता है। विद्युत धारा का एम्पियर होता है। ज्योतिक तीव्रता का कैंडेला होता है। तो वेग का मात्रा होता है मीटर प्रति सेकेंड, जो दूसरे पर डिपेंड है, इसीलिए यह क्या है? मूल भौतिक राशियां नहीं है। इसका आंसर क्या होगा? वेग। निम्नलिखित में से किस बल के कारण दूध से क्रीम को पृथक किया जाता है? यानी दूध से क्रीम को पृथक किया जाता है किसके कारण? अपकेंद्रीय बल के कारण। अपकेंद्रीय बल क्या बाहर की ओर लगता है? अपकेंद्रीय बल कहाँ लगता है? बाहर की ओर लगता है, लेकिन अभिकेंद्रीय बल कहेगा कहाँ लगता है? तो अंदर की ओर लगता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम न्यूनतम समर्थन मूल्य की अवधारणा को किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था, जिसे एमएसपी कहते हैं? एमएसपी लक्ष्मीकांत झा समिति के सिफारिश पर 1965 में लागू किया गया था। तो याद रखेंगे, लक्ष्मीकांत झा समिति के सिफारिश पर 1965 में एमएसपी का अवधारणा को यानी न्यूनतम समर्थक मूल्य को लागू किया गया था। अगला, सिगरेट लाइटर निम्नलिखित में से कौन सा गैस प्रयुक्त होता है? सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सा गैस प्रयुक्त होता है? तो वो होता है ब्यूटेन। कौन होता है? ब्यूटेन। सिगरेट लाइटर में कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है? ब्यूटेन को किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है? तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु की बात करेंगे तो पोटेशियम है। कौन है? पोटेशियम। पोटेशियम के बाद कौन हो जाएगा? सोडियम। पोटेशियम के बाद कौन हो जाएगा? सोडियम। सोडियम के बाद कैल्शियम, और कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम। यानी इसमें ऑप्शन की बात करेंगे तो सबसे अधिक पोटेशियम, तब सोडियम, तो होता है कैल्शियम, तो होता है मैग्नीशियम। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन है? तो कहेगा सबसे बड़ा स्तनपायी तो व्हेल मछली हो जाएगी, लेकिन स्थलीय सबसे बड़ा स्तनपायी कहेगा तो अफ्रीकी हाथी होगा। स्थलीय सबसे बड़ा स्तनपायी कह देगा तो अफ्रीकी हाथी, लेकिन सबसे बड़ा स्तनपायी कह देगा तो कौन हो जाएगा? व्हेल मछली। कौन ऊर्जा एटीपी में बदलती है? तो क्लोरोप्लास्ट, यानी क्लोरोप्लास्ट जो होता है एटीपी में बदलती है। क्लोरोप्लास्ट क्या होती है? एटीपी में बदलती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर का सबसे छोटी हड्डी है? तो मानव शरीर के सबसे छोटी के हड्डी की बात करेंगे तो स्टेपिस है, जो कान की हड्डी है। कौन है? कान की हड्डी है। लेकिन कहेगा मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन है? तो फीमर है, जो जांघ की हड्डी है। कौन है? जांघ की हड्डी है। निम्नलिखित में से कौन लसिका का कार्य है? लसिका का कार्य इनमें से कौन है? पहला कार्य का लसिका में उपस्थित लिम्फोसाइट हानिकारक जीवाणुओं को भक्षण करके रोगों को रोकथाम में सहायक होता है। बात सही है। लसिका लिम्फोसाइट का निर्माण करती है। हाँ, जरूर करती है। लसिका करता है, लिम्फोसाइट का निर्माण करता है। लसिका घाव भरने में सहायक होता है, ये भी सही है। यानी कहने के मतलब तीनों के तीनों कार्य क्या है? लसिका का है।
लसिका क्या करता है, लिम्फोसाइट हानिकारक जीवाणुओं का भक्षण करके रोगों को रोकथाम में सहायक करता है। लसिका लिम्फोसाइट का निर्माण करती है। लसिका घाव भरने में भी सहायक होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में सबसे मीठी चीनी कौन है? सबसे मीठी चीनी के ऑप्शन कौन में कहेंगे तो फ्रुक्टोज है। कौन है? फ्रुक्टोज है। यानी सबसे मीठी चीनी कौन है? फ्रुक्टोज है। फ्रुक्टोज है। अगला क्वेश्चन है, जब हम अपनी बिजली बिल को भुगतान करते हैं तो हमें किसके लिए भुगतान करते हैं? तो हम जितना ऊर्जा को उपयोग करते हैं उतना ही हम लोग पे करते हैं। तो याद रखेंगे उपयोग किए हुए ऊर्जा को। यानी कहने का मतलब यह है कि बिजली बिल की इकाई क्या होती है? केवीएच होती है, एंड किलो वोल्ट आवर्स। किलो वोल्ट आवर्स, किलो वाट घंटा, किलो वाट घंटा। याद रखेंगे बिजली बिल की इकाई होती है किलो वाट घंटा, जो एक ऊर्जा की इकाई होती है। अगला क्वेश्चन है, मादा जुग्म। मादा जुग्मक को क्या कहा जाता है? तो मादा जुग्मक को अंडाणु कहा जाता है। कहा जाता है अंडाणु कहा जाता है। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। वर्षा की मात्रा वायुमंडल के नमी पर निर्भर करती है। वर्षा की मात्रा किस पर निर्भर करती है? वायुमंडल के नमी पर निर्भर करती है। यूएनईपी का मुख्यालय अवस्थित है तो नैरोबी में है। कहाँ? केन्या की राजधानी नैरोबी में है। इसकी स्थापना की बात करेंगे तो 1972 में हुआ था। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1972 में हुआ था। याद रखेंगे यूएनईपी की स्थापना की बात करेगा तो 1972 में हुआ था। इसका हेड ऑफिस कहाँ है? तो केन्या की राजधानी नैरोबी में, यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जिसकी स्थापना 1972, हेड ऑफिस नैरोबी केन्या। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के उद्देशिका में निम्न शब्द वाली जिसके अनुक्रम में दी गई है वो कौन है? यानी भारतीय संविधान के जो प्रस्तावना है, जो शब्द दिए गए क्रम के अनुसार कौन है? तो उसमें कहा गया है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न सबसे पहले है, समाजवादी दूसरा है, पंथ निरपेक्ष तीसरा है, लोकतांत्रिक गणराज्य। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 होगा। ऑप्शन नंबर 1 होगा। यानी भारतीय संविधान के उद्देशिका में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य की है। अगला क्वेश्चन है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपनी सबसे पहले कारखाना निम्न में स्थानों में से कहाँ खोला था? तो फ्रांसीसियों ने सबसे पहला कारखाना सूरत में खोला था, और अंग्रेजों ने भी सबसे पहला कारखाना कहाँ खोला था? सूरत में ही खोला था। निम्न में से कौन एक स्थानीय सरकार के कार्यों में नहीं आता? यानी स्थानीय सरकार के कार्यों में कौन नहीं आता है? तो लोक स्वास्थ्य आता है, सफाई आता है, सार्वजनिक उपयोग की सेवाएं आती है, लेकिन सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना ये उसका अधिकार में नहीं आता। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं? तो अनुच्छेद 110 के 3 के अनुसार लोकसभा के अध्यक्ष यह तय करते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं। तो याद रखने के कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 110 के 3 के तहत। वित्तीय आपात कितने समय के लिए लागू होता है? तो वित्तीय आपात की कोई अवधि सीमा नहीं है, लेकिन वित्तीय आपात लगने के बाद प्रथम 2 महीना के बाद संसद से अनुमति मिलना जरूरी है। लेकिन क्वेश्चन कहेगा अधिकतम कितने समय तक राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है? तो 3 साल तक लागू रह सकता है। अगला क्वेश्चन, भारत में कुल कितने प्रकार के आपात का चर्चा है? कुल 3 प्रकार का, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपात। भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी महान्यायवादी के चर्चा अनुच्छेद 76 में है। याद रखेंगे महान्यायवादी का चर्चा अनुच्छेद 76 में है। यह भारत का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है, कानूनी सलाहकार अधिकारी होता है। तो याद रखें भारत सरकार का सबसे बड़ा कानूनी सलाहकार अधिकारी कौन है? महान्यायवादी, जिसका चर्चा अनुच्छेद 76 में। वह केंद्रीय कैबिनेट का सदस्य होता है और संसद की कार्यवाही में भाग लेता है नहीं। अनुच्छेद 88 के तहत वह
संसद का सदस्य नहीं होते हुए भी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन वोट नहीं दे सकता है। तो यह क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी वह कैबिनेट का सदस्य, केंद्रीय कैबिनेट का सदस्य होता है, गलत है। वो संसद की कार्यवाही में भाग लेता है, ये लेता है, सही है। वो राष्ट्रपति का प्रसाद प्रयत्न धारण करता है, यानी इसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, ये भी सही है। वह लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है, ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर क्या गलत है, बी है। वही भारत राज्य सरकार का सबसे बड़ा कानूनी सलाहकार कहेगा तो कौन है, महाधिवक्ता, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 165 में है। नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है, तो नगर निगम का अध्यक्ष महापौर होता है। नगर निगम का अध्यक्ष कहेगा तो कौन हो जाएगा, महापौर। निम्नलिखित राज्यों को उनके गठन वर्ष के आधार पर बढ़ते क्रम में समायोजित करें। यानी सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ था, ऑप्शन के अनुसार। ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो सबसे पहले नागालैंड का हुआ था 1963 में, 1963 में, यानी नागालैंड राज्य बना था 1963 में। दूसरा स्थान पर हिमाचल प्रदेश जो बना था 1971 में, 1971 में। मणिपुर बना था 1972 में, 1972 में। सिक्किम बना था 1975 में, और मिजोरम बना था 1987 में, 1987 में। तो याद रखेंगे, नागालैंड 1963 में, हिमाचल प्रदेश 1971 में, सिक्किम 1975 हो जाएगा, सिक्किम 1975, और मणिपुर 1972, मिजोरम कहेगा तो 1987 में। यानी ऑप्शन नंबर सबसे पहला नागालैंड बना है, हिमाचल प्रदेश, तब मणिपुर, तब सिक्किम, तब मिजोरम, यानी ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार बिहार में कितने प्रतिशत गरीब जनसंख्या गरीब है, तो 51.91%, यानी 50% से ज़्यादा लोग क्या हैं, बिहार में गरीब हैं। निम्नलिखित में से किस वीटो की शक्ति का प्रयोग भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जाता है, तो विशेषित वीटो का प्रयोग भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जाता है। पॉकेट वीटो का होता है, अत्यंतिक वीटो का होता है, निलंबिकारी वीटो का होता है। अभी तक एक बार पॉकेट वीटो का प्रयोग ज्ञानी जैन सिंह ने किया था डाक विधेयक पर। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया में संशोधन करने के लिए संबंधित विधेयक को पारित किया जाता है। तो याद रखेंगे कि अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया में कुछ संशोधन करना चाहते हैं तो संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन की आवश्यकता पड़ती है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एरेजा कप किस खेल से संबंधित है, तो एरेजा कप किससे संबंधित है, एरेजा कप पोलो से संबंधित है। याद रखेंगे, एरेजा कप किससे संबंधित है, पोलो से संबंधित है। पोलो को उत्पत्ति स्थान कहेगा तो भारत के मणिपुर से हुआ था, यानी पोलो की उत्पत्ति भारत के मणिपुर से। अब पोलो को ही चौगान कहा जाता है। चौगान खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी 1210 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का मुख्य न्यायाधीश थे, प्रथम के का, तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया थे। अब जो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट है जिसकी स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुआ था। सुकुमार सेन की बात करेंगे तो सुकुमार सेन कौन थे, तो भारत के प्रथम कह सकते हैं चुनाव आयुक्त थे। सुकुमार सेन प्रथम चुनाव आयुक्त थे। और वही जीवी मावलंकर की बात करेंगे तो लोकसभा का प्रथम स्पीकर थे। अगला, रिहंद जल विद्युत परियोजना से देश के किस राज्यों का लाभ होता है, तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को। रिहंद जल विद्युत परियोजना पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को लाभ होता है। और रिहंद नदी पर ही भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील जिसका नाम क्या है, गोविंद बल्लभ पंत सागर, यानी भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील कहेगा कौन है, तो गोविंद बल्लभ पंत सागर जो रिहंद नदी पर है। रिहंद जल विद्युत परियोजना से कौन कौन राज्य लाभान्वित होता है, तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। विश्व का सबसे लंबी हाईवे टनल कहेगा कौन है, तो वो है भारत में है जिसका नाम है अटल टनल। और जिसका नाम क्या है, अटल टनल है।
अटल टनल है जिसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है, जिसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है। और अगला बात है, इसका पुराना नाम रोहतांग सुरंग था। इसका पुराना नाम क्या था? रोहतांग सुरंग था, रोहतांग टनल था, याद रखेंगे। इसका पुराना नाम क्या था? रोहतांग टनल था। अगला क्वेश्चन, हवाई अड्डों पर विमान चालकों को संकेत देने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो हवाई अड्डों पर विमान चालकों को संकेत देने के लिए नियोन का प्रयोग किया जाता है। 50 डिग्री सेल्सियस कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होगा? तो C/5 इक्वल टू F प्लस F माइनस होता है ना, यानी F माइनस 32/9 होता है, यानी निकाल देंगे तो 122 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक संघाई सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है? यानी एससीओ की स्थापना की बात करेंगे तो 2000 में हुआ था। प्रारंभ में इसमें कुल कितने सदस्य थे? 5 सदस्य, लेकिन वर्तमान में इसमें कुल कितने सदस्य हैं? 8 सदस्य हैं, जिसमें से रूस है, कजाकिस्तान है और भारत है, लेकिन यूक्रेन नहीं है। कुल 8 सदस्यों में कौन कौन है? तो याद रखेंगे, रूस हो गया, उसके बाद कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, चीन हो गया, भारत और पाकिस्तान। कुल कितने हो गए? 8 हो गए। पहला रूस है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, चीन है, पाकिस्तान है और इंडिया है। बाल्को एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना किस देश की सहायता से हुआ था? तो बाल्को की स्थापना सोवियत संघ के सहयोग से हुआ था। लेकिन कह दें नाल्को किसके सहयोग से हुआ था? तो यूएसए। नाल्को किससे? फ्रांस के सहयोग से। नाल्को कहेगा तो फ्रांस के सहयोग से। नाल्को किसके? फ्रांस। हिंडाल्को यूएसए, हिंडाल्को यूएसए। लेकिन वेदांता कहेगा तो जर्मनी के सहयोग से। यानी बाल्को याद रखना है रूस से, नाल्को फ्रांस से, हिंडाल्को यूएसए से, वेदांता कहेगा तो जर्मनी से, और माल्को कह देगा तो इटली से। माल्को कह देगा तो इटली से। अगला क्वेश्चन है, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन 2022 में किस देश में होगा? तो वो भारत में हुआ था। कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था। वर्ष 2021 के 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? दामोदर मौर्य को मिला था, जो किस भाषा में दिया गया था? तो कोंकणी भाषा में दिया गया था। किस भाषा में दिया गया था? कोंकणी। वही 56वां किसे दिया गया था? नीलकमल फूफन को दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस वर्ष दूसरी पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया था? यानी कहने का मतलब पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन दूसरा बार 1989 में किया गया था, और जिसे मंडल आयोग कहा जाता है। दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना 1875 में मुंबई में किए थे। कहाँ किए थे? मुंबई में किए थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जायद फसल है? जायद फसल कौन है? तो बाजरा नहीं है, कपास नहीं है, कॉफ़ी नहीं है, यानी ककड़ी और खीरा क्या होता है? जायद फसल होता है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार है। वर्तमान में भारत के कौन है चुनाव आयुक्त? तो राजीव कुमार हैं। थैंक यू।